This is Business Plus and you are watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे स्लो लीगल सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट पे. नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो जुडिशरी है वो बहुत स्लो है. यहाँ बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं. लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं. इसकी क्या वजूहात है, इसके नंबर्स क्या हैं, इस पर हम तफसीलन आज बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है जावेद मुसर्रफ साहब, जो कि एक वेल नोन वकील हैं और ख़ास तौर से बिजनेस लॉज पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है. इस पे ये लिखते रहते हैं. इनके आर्टिकल्स आपने अक्सर पढ़े होंगे और चैनल्स पे भी देखा होगा. जावेद साहब, जो हमारे पास लेटेस्ट रिसर्च है उसके मुताबिक 2009 में जब जुडिशरी आज़ाद हुई तो उस वक्त कोई 19 लाख केसेस पूरे पाकिस्तान में पेंडिंग थे. उस साल जो नंबर ऑफ़ केसेस डिस्पोज ऑफ हुए और जितने नंबर्स आए उससे सिर्फ 50,000 नंबर ऑफ़ केसेस का फ़र्क पड़ा था. लेकिन 10 में वो नंबर बढ़ता गया. 11 में मार्च 11 को हमारे जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस साहब ने खुद बयान दिया कराची में कि जी अभी 25 लाख केसेस पेंडिंग हैं, जिसमें 10% केसेस जो है हायर कोर्ट्स में यानी सुप्रीम एंड हाई कोर्ट में है और 90% जो है वो लोअर कोर्ट्स में है. तो ये आज़ाद अदलिया होने के बावजूद इस नंबर का बढ़ना और इतना फाल जुडिशरी के होते हुए ये होना, ये तो बिल्कुल ही बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी अनएक्सेप्टेबल सी बात. एज ए बिजनेसमैन, एज ए इंडिविजुअल हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं. इस पर आप कुछ बताएं कि क्या वजूहात हैं कि बढ़ने की. पहले तो आपसे इस मौजू पे हमारी आपके शो में कई दफ़ा बात हो चुकी है. ये जुडिशल सिस्टम जिसको जो कि आपके मुल्क में राइज है, सबसे बड़ी मजबूरी है कि ये जुडिशल सिस्टम आपका अपना नहीं. ये जुडिशल सिस्टम तकरीबन आज से 100 साल पुराना है, जो कि जब आप आज़ाद हुए आपको विरसे में मिला. कभी भी जुडिशरी पे प्रॉपर तवज्जो नहीं दी गई. कानून साजी समझिए ना होने के बराबर. आप जिस निज़ाम पे चल रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा, आपने चूँकि मुझे मौका दिया था मैं आपको बताऊं, इस निज़ाम पे बताए स्लो नहीं होगा तो और क्या होगा. देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है ये 1898 में आया था, 1898 में. तकरीबन ये 112 साल पुराना हो गया. पीनल कोड ये 1860 में आया था, ये समझिए 150 साल पुराना हो गया. अब आप ये सिविल प्रोसीजर कोड जो है जिससे आपके दीवानी मुकदमा जिसमें ये 1908 में आया था, ये भी समझिए तकरीबन 102. ये जो आप बता रहे हैं सीपीसी जिसको आजकल बेस बनाया जाता है, वही बहुत बड़े. हाँ, सिविल लॉज में यही चले. वो इंग्लैंड में भी अब नहीं रहा. हम क्यों उसको चला रहे हैं जब इंग्लैंड ने उसको. मैंने आपसे यही तो अर्ज किया कि जो इस कवानीन के जो मुअज्जिद थे उन्होंने तो इसमें तब्दीली ली आई, लेकिन हमारे यहाँ जो है आज तक वो वही चल रहा है. मैंने आपसे अर्ज किया ना कि स्लो जुडिशल निज़ाम की सबसे बड़ी वजह यह है कि देखिए आप उस निज़ाम पे चल रहे हैं जो कि 100 साल पुराना. यकीनी बात है 100 साल पुरानी जो चीज़ है उसकी क्या एफिशिएंसी होगी. वो उस ज़माने के लिहाज से थी. अब आप इस पे आ जाए इन्वेस्टमेंट जो अगर जो स्लो जुडिशल सिस्टम होगा तो इन्वेस्टमेंट आपको यकीनी बात कम. अब आप ये समझिए कि एक शख्स ने आज एक केस दाखिल किया 1 लाख की रिकवरी का. अब वो केस 10 साल बाद डिक्री होता है तो 10 साल बाद 1 लाख की कितनी वैल्यू हो जाएगी. 10,000 भी नहीं रही. 10,000 रही. तो फिर इसकी वजह से तो आपके जो हमारा मुल्क जो है इसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. हमारे मुल्क को कुदरत ने जो वसाइल दिए हैं दुनिया के शायद ही बहुत या हो तो किसी कम मुल्क को हासिल हो. लेकिन देखिए यहाँ मजबूरी है कि अब आप ये कह रहे हैं स्लो जुडिशल सिस्टम. जुडिशरी तक बात अगर पहुँचे, इस मौजू पे भी आपकी हमारी बहुत दफ़ा बात हुई. एक दफ़ा नए सुनने वालों के FIR दर्ज कराने के लिए यहाँ लोगों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसके ऊपर आपकी हमारी. अब सवाल ये कि जब मामला अदालत में पहुँचेगा तो जस्टिस तो उस वक्त होगी ना जुडिशरी के सामने, जब तक कि FIR दर्ज नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी. यकीनी बात है वो पुलिस की जो बातें हम पुलिस वालों से कर लेंगे, हम अभी आपसे कर रहे हैं. केस दाखिल हो जाता है. हाँ, एक सिंपल केस है. एक प्रॉपर्टी है, उस पर डिस्प्यूट है. 2 आदमी कह रहे हैं कि जी मेरा है. उसको डिसाइड करने में 6-6 साल 8-8 साल क्यों लगे. देखिए 6-6 साल पहले तो आपको याद होगा, आपको मैंने भाई जब सिविल सूट दाखिल होता है तो सबसे अहम और मुश्किल तरीन काम जो है प्लेंटिफ के लिए या अगर अपील है तो अपीलेंट के लिए सर्विस कराना. डिफेंडेंट है या रिस्पोंडेंट है, जो अब सर्विस में ही महीनों लगा. आज वो बैलिफ साहब कुछ रिपोर्ट दे देते हैं, कल कुछ रिपोर्ट दे देते हैं. इसी तरह वो समझिए महीनों तो सर्विस में ही चलता रहता है. चलिए सर्विस भी हो गया. हाँ, उसके बावजूद क्यों डिले होती. उसके बाद फिर आया रिटन स्टेटमेंट पे. फिर अगर ये समझ रिटन स्टेटमेंट के बाद
अगर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस की भरमार है, यानी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन वो उसको आप कहते हैं जो कि केस के दरमियान दी जाती है या दी जा सके, अब उसकी भरमार, अब वो आपने एक फर्जी एप्लीकेशन दाखिल की, डिफेंडेंट ने उसका काउंटर एफिडेविट दाखिल किया, फिर उसके बाद रिजॉइंडर आया, इन सारी चीज़ों में वक्त तो लगेगा ना। फिर उसके बाद जज साहब ने उसकी हियरिंग की, अब उसके बाद वो जजमेंट पे आ गया, ऑर्डर पे आ गया जो आप कहते हैं। अब वो ऑर्डर किया उन्होंने, अब उस ऑर्डर के बाद अगर फर्जी है जिसके खिलाफ हुआ वो चाहे तो उसको चैलेंज कर सकता है, अपील में जा सकता है। चलिए भाई, उसकी क्या पीरियड होती है देखिए केस में? अपील का जहाँ तक सवाल है कि कोई भी जो है ना इंटरलोकेटरी ऑर्डर या फाइनल भी ऑर्डर है, अगर ये सिविल जज के यहाँ से है तो विद इन 30 डेज डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ अपील की जा सकती है। अच्छा, 30 डेज जी, उसके आगे नहीं। लेकिन अगर फर्ज कीजिए किसी वजह से कोई जायज़ वजह है, कोई किसी शख्स ने 30 दिन के बजाय 35 दिन होगा तो 5 दिन तो छोड़ दिया। नहीं 5 दिन छोड़ने का जहाँ तक सवाल है, 1 घंटा 30 दिन के अंदर उसको अपील दाखिल करनी चाहिए जब से उसको कॉपी मिली है जज, ठीक है। लेकिन अब आप ये इस पे आ जाइए, अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं दाखिल कर सके, अब कोई वो जायज़ वजह पेश करता है, जैसे भाई मैं आ रहा था, रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ठीक है, तो फिर वो डिले कर दिखा दे तो मान सकते हैं। हाँ, नहीं तो वो कोर्ट चाहे तो कंडोन उसको कहते हैं लिमिट, वो थोड़ा दिन की बात होती है, डिले एंड लिमिटेड। इतना प्रोसेस क्यों चलता है? अब इतना, अब 5 साल 6 साल क्यों? अब आप आ जाइए, आप दुनिया में भी तो और भी तो कोर्ट्स हाँ, हैं, दुनिया में और भी अल्टरनेटिव निज़ाम है। आप ही के मुल्क में निज़ाम अदल जब नाफिज था वादी स्वात का मलाकन डिवीज़न में, बहुत तेज़ी से केस निपटाए जाते थे। अमीर गरीब का फ़र्क नहीं था, क्योंकि अमीर गरीब को बराबर एक्सेस टू दी जुडिशरी थी। 74 में भुट्टो साहब ने वहाँ ये लॉ हमारा अप्लाई कर दिया, उसके बाद से वहाँ भी भरमार हो गया, वहाँ इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आ गई, जिसपे मुल्ला जो भी साहब थे, सूफी साहब ने चलाई, और एक सोशलिस्ट और एक क्या कहते हैं सेकुलर टाइप की पार्टी एएनपी ने उसको अमल दरामद किया है इस वक्त वहाँ, और वहाँ तेज़ी से केसेस निकल रहे हैं। तो लोग अब अल्टरनेटिव डिमांड कर रहे हैं। जावेद साहब, ये दौर वो नहीं रहा कि 3 महीने में कश्ती आती थी इंग्लैंड से और किसी को दुनिया का कुछ पता नहीं। ये न्यूज़ के ऐसे प्रोग्राम के जरिए हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग रोडों पे निकल आएंगे, जिस तरह से मलाकन में लोग निकल आए। अगर आप लोग इसको सही नहीं कर पाएंगे, कितना टाइम देंगे? आप लोग कहते रहे कि जी आज़ाद अल-दीदिया करो, हमें आज़ादी दो तो हम सब कुछ कर लेंगे। आज़ादी देने के बाद ये हुआ कि और बढ़ गया घटने के बजाय, वकील और शेर हो गए, जजेस और शेर हो गए, अपने आप को अबव द लॉ समझने लगे। ये क्या तरीका है? देखिए, अभी जो आपने फरमाया ना कश्ती वाली बात, देखिए अब बादबानी कश्ती आपको शायद नजर नहीं आई, पहले बार हाँ। तो वहाँ तब्दीली आई, लेकिन आपके यहाँ तब्दीली नहीं है। आप उसी कानून पर चल रहे हैं जो 112 साल और 100 साल। एक ईमेल लंदन में ऐसे दबाया जाता है तो वो कराची और ढाका कलकत्ता पहुंच जाता है। पहले 3 महीने में कश्ती पहुंचती थी ढाका, ठीक है, या कलकत्ता लंदन से, तो उस वक्त तो डिले माना जा सकता था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था। अब फेसबुक, ट्विटर पे ठक 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 आप 1 मिनट में खबर देते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि सर्विस करना या लोगों को बुलाना या किसी को पब्लिकली उसको वो डिस्क्रेडिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इन हालात में अगर आप कहें कि जी नहीं जी हम तो 2008 वाला 1908 वाले कानून को हम पे कायम रहेंगे, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, तो यकीन मानिए लोग उठ खड़े होंगे इस निज़ाम के खिलाफ। देखिए, यही तो मैंने आपसे कहा, जो आपने पढ़ाया कि जुडिशल निज़ाम स्लो क्यों, वो निज़ाम जो था उस वक्त के लिहाज से सही होगा, लेकिन वो भी नहीं था। वो कानून ये था कि किसी तरह एक कॉलोनी पे एक मजलूम सीधे साधे इंडियंस पे हुकूमत कैसे की जाए, हाँ। उनसे मैक्सिमम पैसा कैसे कमाया जाए, उसके लिए वो कानून बने थे। एक नॉर्मल मुल्क के लिए नहीं थे। जितने कानून उस जमाने के हैं, अगर आप उस पर गौर करें, हाँ, वो उन्होंने ट्रेडिंग पे आपको एक इंडियन को नमक बेचने की इजाजत नहीं थी उस दौर में। क्यों? नमक बनाना, इसलिए कि आप उसका गुलाम भाई, नमक बनाना या बेचना मेरा काम है, आप कौन है? मैं जाऊं समंदर में पानी जमा करूं, उसमें नमक बनाऊं, मैं अपने भाई बहन को बेच दूं? नहीं, वो अंग्रेज ही बेचेगा, अंग्रेज कंपनी बेचेगी। ट्रेडिंग जो थी रिस्ट्रिक्टेड थी, अफ्यूम पे, शराब पे, इंडिगो पे। क्यों? ताकि वो मैक्सिमम बना सके। तो हम वो निज़ाम लेके क्यों चले इस दौर में? मैंने आपसे अर्ज किया, यही तो सबसे बड़े, अब आपसे इस मौजू पे बात, अब आप जो है निज़ाम में ख़राबी है लेकिन आप बोल नहीं सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून, मैंने कहा जब तक ये रेवोल्यूशन लेकर आए हम लोग, क्या करें? जब तक ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून नाफिजुल अमल है, मैंने आपसे बार बार कहा, अभी फिर आज उस बात को दोहराता हूँ कि देखिए कभी भी इस्लाहात नाफिज नहीं हो, इसलिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून ने आपको ऐसा बना दिया है कि आप एक गलत चीज़ देख रहे हैं,
खबरदार आपको बोलने की इजाजत, आप एक गलत चीज देख रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं जो ना आपको कहने की इजाजत नहीं है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, एक शख्स है, उसका केस फर्ज कीजिए 20 साल चलता है, ठीक है, वो 20 साल तक आता है कोर्ट, लेकिन किसी दिन अगर वो 20 मिनट देर से आता है तो उसके मुकदमे को खारिज किया जा सकता है, नॉन प्रोसिक्यूशन है, जिसको आप कहते हैं अदम पैरवी में, इसको हमने खारिज कर दिया। ये चीज़ मैं समझता हूँ आपके शरा और आपके इस्लाम से बिल्कुल मुतसादिम है, इसलिए कि चाहे वो है या नहीं है, इंसाफ उसका जायज़ हक है। असल मकसद तो इंसाफ है। हाँ। आना जाना 20 साल से वो पेश हो रहा, वो आपको नजर नहीं आया, एक दिन की उसकी डिले आपको नजर आ गई। ये अच्छा, अक्सर जो देखा ये गया है कि वो वकीलों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एक आम गरीब आदमी जो है वो मामूली वकील रखता है, वो बोलने में भी आस्ते बोलता है, हर चीज़ में वो नीचे होता है, वो रिक्शे और टैक्सी और बसों पे बैठ के आता है गरीब। एक बड़े वकील साहब आते हैं मर्सिडीज़ के ऊपर, उनके पीछे 4 पीछे 5 आगे लोग होते हैं, जज भी उनसे डरता है, वो हमेशा केस जीत जाता है। तो ये तो बिल्कुल बायस्ड है टुवर्ड्स द रिच एंड द पावरफुल निज़ाम। मैंने आपसे कहा ना कि देखिए आपका निज़ाम वही जो उस ज़माने का निज़ाम चल रहा है, ये इसी बायस है कि जिस शख्स के साथ जुल्म हुआ वो बोलने का मजाज नहीं है कि साहब मेरे साथ ये क्यों जुल्म हो रहा है, एक्स को तो रिलीफ मिल रहा है, मैं वाई को क्यों नहीं मिला, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता, उसको बोलने का इख्तियार नहीं है। ये मजबूरी है। देखिए जो आपके इस्लाहात नहीं आई आज तक, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि असल चीज़ के, देखिए आपको याद होगा एक दफ़ा एक प्रोग्राम में जाफरी साहब ने फरमाया था रूट कॉज की तरफ आप नहीं गए। यहाँ कमेटियाँ बनती रहीं, आप अगर आप भी चूँकि लिटरेचर से, शौकत थानवी साहब ने एक जगह अपने मजमून लिखा था कि जिस काम को हमें नहीं करना होता था वो कमेटी के सुपोज कर देते थे। तो समझिए कमेटी तो क्या हो गया? तो आप ये समझिए इस्लाहात इसलिए भी नाफिज होती, कमेटियाँ बनती हैं, वो कभी उसकी रिपोर्ट आती, कभी कभी तो ऐसा होता है कमेटी की रिपोर्ट आए बगैर वो कमेटी डिजॉल्व हो गई, तो इस मुल्क और कौम को पैसे का ज़िया हुआ है ना। अच्छा, अब सवाल है कि इस्लाहात नाफिज करना इतना मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अच्छा, इस पर मैं एक बात पूछता हूँ, नेशनल जुडिशरी पॉलिसी 2009 में आई थी, आई और बड़ा उसमें हुआ कि जब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 2009 और हम 12 में बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको साबित किया कि घटने के बजाय बढ़ गए। इसमें बड़े बड़े वादे थे कि ये केस 4 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में अपील हो जाएगा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारे कहते मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कुछ उस पर अमल हुआ? देखिए ये तो आप ही का बनाया हुआ, अभी का बनाया हुआ है ना पॉलिसी। मैंने आपसे इस पे कहा ना कि इसमें अमल दरामद तो वो कर सकते हैं वाजिबुल एहतराम जज साहब, इस पे अमल दरामद आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई वकील जो है उसको इख्तियार नहीं कि वो, अब यूँ समझिए कि एक शख्स है, उसको एक जज साहब जो है अगले महीने की डेट देते हैं तो वो ये नहीं कह सकता आप मेरे को जल्दी, आप मुझे 1 हफ्ते की डेट दे दीजिए। अच्छा, हाँ, देखिए इसमें लिखा हुआ है बड़ी बड़ी जो बातें हुई थी, एक मैं चीज़ आपको सुनाता हूँ कि वो बल्क ऑफ द केसेस उसी पे चलता है। हाँ बोल। वो ये कि रेडिकल प्रोनाउंसमेंट सच एज दैट केसेस रिलेटिंग टू बैंकिंग एंड डिफरेंट टैक्सेस एंड ड्यूटीज such as income tax, property tax, etc. should be decided within 6 months. All stay matters should be decided within 15 days of grant of interim injunction. Rent cases should be decided within 4 months. In trial courts and appeal within 2 months. Cases regarding suit upon bill of exchange, hundis and or promissory notes should be decided through summary procedure within 90 days. ये 2009 का जुडिशियल पॉलिसी किधर गया? हाँ, आप सुनिए, आपने जैसे बैंकिंग का कहा, बैंकिंग लॉज जैसे बने हुए हैं कि बैंक ही को इसमें फ़ायदा हो, जो बोरोअर है उस बेचारे के लिए इसमें कोई रिलीफ नहीं रखी गई, सारी इसके अंदर कवानीन वैसे रखे गए जिससे बैंक को फ़ायदा। ये मैंने आपको बताया था, बैंकिंग कोर्ट में 101 दफ़ा सम्मन नोटिस नहीं आता, एक दफ़ा जाएगा, चाहे वो आदमी ज़िंदा है, चाहे वो कब्र में है, चाहे मुल्क में, जबकि ये कानूनन बिल्कुल गलत है। अगर एक जैसा यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हम बात करें स्लो लीगल सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट पे। हमारे साथ मौजूद है एक लीडिंग एक्सपर्ट इस सिलसिले में, जावेद मुसर्रफ साहब। हमने ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की पहले इसमें कि हमारे यहाँ जो लीगल सिस्टम है वो इतना स्लो है कि आम आदमी उससे नहायत नाखुश है। इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बाहर वाले यहाँ वाले इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते कि यहाँ उनको जस्टिस नहीं मिलता वक्त पे।
अगर कोई इंसान एक प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में फंस जाता है तो 15 साल 20-20 साल उसमें निकल जाते हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं, दुनिया में कहीं ऐसा निज़ाम इस वक्त लागू नहीं है। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने पिछले साल खुद ही बताया कि 25 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं पाकिस्तान में ओवरऑल, जो कि 19 लाख हुआ करते थे 2009 में जब इंडिपेंडेंट हुई है जुडिशरी। इन हालात में मैं जावेद साहब से पूछ रहा था कि क्यों हम अब तक कोई तब्दीली नहीं ला सके अपने निज़ाम में इम्प्रूवमेंट के लिए, बल्कि जो कुछ थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई भी थी, मिसाल के तौर पे मसालती कमेटी जो बनी थी अंडर नाजिम वो ख़त्म हो गई, स्मॉल केसेस कोर्ट हुआ करती थी वो ख़त्म कर दी गई, FBR का ADR था एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, वो भी मैकेनिज्म को ख़त्म कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट जो है सिर्फ बैंकिंग के रिलेटेड केसेस को देखता है, दूसरों को नहीं देखता। कैसे ये मसला हल होगा? कैसे एक आम आदमी, जावेद साहब, एक आम इन्वेस्टर कैसे आपके सिस्टम के ज़रिए अपनी राइट्स को इस्टेब्लिश करे? देखिए, मैंने आपसे कहा आम आदमी जो है वो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्टमेंट करने से पहले यहाँ के एनवायरनमेंट्स को देखता है। जब वो यहाँ के एनवायरनमेंट को देखता है कि यहाँ तो ये हालात हुए हैं, तो इन्वेस्ट करने से खुद ही कतराता है। हमारा कंसर्न एज ए बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस एंकर पर्सन कि हम इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाएं। यहाँ गुर्बत बेइंतहा है, लोग बेइंतहा भूखे प्यासे बैठे हुए इस मुल्क में। दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट यहाँ आना चाहती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। हम आप लोगों को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से हमारे यहाँ गुर्बत है। देखिए, जहाँ तक सवाल है, आम आदमी नहीं समझता है, क्योंकि आप पढ़े। वकील जो है ना, वकील की सिर्फ इतनी ड्यूटी है, इतनी जिम्मेदारी है, वो जो कुछ भी है अपने क्लाइंट का, अपने मुवक्किल का मुद्दा जज साहब के सामने पेश कर। वकील फैसला देने का मजाज नहीं है। फैसला यहाँ तो अपोजिंग जो वकील होता है उसका काम होता है सिर्फ डिले लेना, और CPC 108 जो है वो बहुत 1908 बहुत ज़्यादा उनका फैसिलिटी देता है डिले कराने का। अपोजिंग वकील का तो काम ही सिर्फ ये है कि डिले कराना 10 साल 20 साल जितना डिले कराएगा वो इतना बड़ा वकील है। देखिए, इस निज़ाम में एक आम आदमी जिसको जस्टिस नहीं मिलती वो कहाँ जाए? क्या देखिए, जहाँ तक डिले का भी सवाल है, कोई भी हो डिले भी वो उस वक्त तक नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ साहब आज तारीख दे दी, तो ये एज ए मैटर ऑफ राइट मैं नहीं कह सकता हूँ। दिस इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लर्नर जज हु इज सिटिंग ऑन द चेयर। उसने कहा अच्छा साहब मैं आपको 2 दिन की तारीख देता हूँ, वो चाहे तो 2 महीने की तारीख दें, चाहे 2 हफ्ते की। फिर मैं दोबारा जाके कहता हूँ साहब आज भी मुझे बुखार अब हुआ है, फिर वो चाहे तो दे सकते हैं। तो इस मामलात में अब मैं कहता हूँ कि ब्लेम जो है ना जज पे। देखिए, वकील, मैंने आपसे कहा वकील फैसला करने का या किसी किस्म का भी ऑर्डर पास करने का मजा। आप एज ए वकील ये बात को सही समझते हैं कि वो जानते हुए कि जो आदमी ने बेचारे ने एक अपील लेकर आया है वो सच्चा है और आपका जो मौकिल है वो झूठा है, आप उसको 4-5 साल तक खींचते हुए सही महसूस करते हैं? अब आपको इसका जवाब दूं। जहाँ तक अपील है, अपील मैं समझता हूँ 4 हियरिंग से ज्यादा अपील की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रायल कोर्ट में ही 5-5 साल निकाल देते हैं। सुन रहे हैं, जो अपने अपील में क्या होता है, अपील में अपीलेट कोर्ट सिर्फ ये देखती है कि मातहत अदालत का फैसला सही है गलत है या नहीं। ये चीज़ तो जो वाजिबुल एहतराम जज साहब हैं वो खुद भी देख सकते हैं। उसमें ठीक है मैं नहीं गया, किसी भी वजह से नहीं गया, फर्क ये मैंने जानबूझ के डिले करने की नीयत से नहीं गया, ठीक, तो वो मेरे खुदा न खास्ता मोहताज नहीं कि मेरे बगैर वो फैसला नहीं कर सकते। वो ट्रायल कोर्ट के फैसले को पढ़ के, मेमो अपील पढ़ के वो खुद अपनी राय कायम कर सकते हैं कि भाई अगर ये फैसला सही है तो अपील को उसी वक्त डिसमिस करें। देखें कि हाँ वाकई ये फैसले में गलती है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो अपील को अलाउ कर। अब जैसे नेशनल जुडिशरी पॉलिसी 2009 में जो आई थी उसके तहत कहा गया था कि अपील 2 महीने के अंदर फैसला करना है। ये जो स्टे लोग ले लेते थे उसको 15 दिन के अंदर फैसले करने, उस पर क्यों नहीं अमल हो रहा? क्यों नहीं हमारे चीफ जस्टिस या हमारा जो सिस्टम निज़ाम है पूरा जो चला रहा है इसको उस पर क्यों नहीं? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि चूंकि आपका ये सब्जेक्ट नहीं डायरेक्टली, सर्विस के लिए कम से कम 2 महीना चाहिए। सर्विस की बात ही नहीं कर रहा। मैंने आप देखिए आगे नहीं बढ़ सकता कानूनन। आपने एक अपील दाखिल की या आपने एक केस दाखिल किया तो डिफेंडेंट, अच्छा चलिए सर्विस हो गई है, अपील हुआ, क्या अपील के बाद 2 महीने का टाइम लिमिट पे अमल दरामद हो रहा है? मैंने आपसे अर्ज किया नहीं हो रहा कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा किस तरह। 2 मैंने कहा ना, ये CPC लिखा क्यों गया? ये देखिए ये जो आपने नेशनल जुडिशरी पॉलिसी बनाई, देखिए साहब लिखेगा यहाँ तो सवाल है। आप भी यहीं रहते हैं, मैं भी, आप ज़माना सुन रहे हैं कि इंसाफ सस्ता हो जाएगा, इंसाफ लोगों के दरवाजे पे आएगा। सस्ता क्या, इंसाफ तो दिन ब दिन खस्ता होता जा रहा है। तो ये जो लिखने वाले थे ऑथर्स, उनको नहीं पता था, ये सिर्फ हम लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने ये बना दिया पॉलिसी। देखिए 15 दिन का भी टाइम दे दिया, उसमें 2 महीने का भी टाइम दे दिया, 4 महीने का भी टाइम दे दिया। बल्क ऑफ द केसेस तो प्रॉपर्टी वगैरह के रिलेटेड ही होते हैं ना,
उन्होंने कहा 4 महीने में ट्रायल कोर्ट और 2 महीने में ये अपील कोर्ट, और अगर कहीं पे किसी ने स्टे लिया हुआ है तो 15 दिन के अंदर उसका फैसला करना वन वे और दी अदर। मगर यहाँ तो हम देखते हैं कि मामला अच्छा देखिए, आप यहीं रहते हैं कराची में, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, PIDC के सामने एक बिल्डिंग है, क्या नाम है, वल्ला लंबे साहब, हयात होटल, हयात होटल ही होगा, मुमकिन है। 1977 से मैं देख रहा हूँ कि वो उसी हालत में खड़ी। अब आप ये बताइए कि ये जिसका इन्वेस्टमेंट था, क्या आपका ख्याल है दोबारा वो करेगा इन्वेस्ट? सवाल ही नहीं। हयात ने घूम के नहीं देखा इस तरफ पाकिस्तान की तरफ। अब सवाल ये कि अब देखिए, अगर यही मसला 77 के 2 साल 3 साल में निमट जाता तो यकीनी बात है यहाँ लोग आके आबाद हो जाते। जिसने इन्वेस्ट किया था उसका पूरा नहीं तो 10-20 साल में, 10 साल में उसका आधा तो रिफंड हो जाए तो उसकी हिम्मत होती। लोगों को जॉब मिल चुकी होती, हजारों लोगों को जॉब मिलती, लेकिन नहीं। अब आप ये बताइए तो इसका क्या हल है? इसका हल यह है कि पूरे निज़ाम को तब्दील किया जाए। निज़ाम को तब्दील, यही वाला निज़ाम ले आइए, निज़ाम को तब्दील, नाइजीरिया वाला निज़ाम ले आइए, यूएई वाला इनाम ले आइए, सऊदी अरेबिया वाले ले आइए, अमेरिका वाला ले आइए, कोई भी ले आइए, या इनका कॉम्पिटिशन ले आइए। अब आप कहते हैं आपको व्हील रीइन्वेंट करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ जो है ना, जिस निज़ाम पे आप चलना है उसमें प्लांट आई, अब रिटन स्टेटमेंट आना ज़रूरी है, जवाब दावा, जिसमें जवाब दावा आ गया उसके बाद इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, इश्यूज़ फ्रेम हुए, अब प्लेंटिफ की पहले बयान होगा, कोई इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है तो वो चलेगी। तो सवाल है कि ये सारा कुछ हर कोर्ट में होता है, लेकिन ये 20 साल नहीं लगते उसके लिए। मैं नाइजीरिया के ऐसे केसेस में जाके बैठा हूँ, खुद से देखा है, जहाँ फजर के वक्त हमें बुलाया गया और जोहर होने से पहले असर होने से पहले केस फैसला हो गया। ये सारा प्रोसेस हुआ, उसे कहा गया कि आओ पहला बयान दो, 2 घंटे बाद दूसरा बयान दो, लिख के लाओ, ये करो वो करो, सब हो गया ये 3 नमाज़ों के दरमियान। और बार बार पूछा गया कि नमाज पढ़ा था। जो क्रिश्चियन था वो भी उस कोर्ट में जाता है, बड़े खुशी खुशी बताता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ लेकिन मुझे ये कोर्ट पसंद है, यहाँ फैसले फटाफट, इसलिए कि उसको जस्टिस मिलता है। बहुत हुआ तो 1 हफ्ता केस चला। भाई केस कोई ऐसा बड़ा नहीं होता है, एक ज़मीनी के केस होता है, डाइवोर्स का केस होता है, थोड़े से पैसे के केसेस होते हैं, उसको इस्टेब्लिश करना, उसको पहले तो वो कहता है कि थोड़ा कुरान उरान सुनाओ, पता आखिरत पे यकीन रखता है कि नहीं रखता है। जब ये सब बात हो जाती है ना तो लोगों के वैसे ही जो है ना कभी तारी हो चुकी होती है, आखिरत याद आती है, उसके बाद उनकी मजाल नहीं रहती कि ज़्यादा झूठ बोले। अब वो 2-4 दिन के अंदर फैसले हो जाते हैं। क्यों नहीं हम इसको अडॉप्ट कर सकते? क्यों हम ये 2008 का मॉडल लेके बैठे? देखिए, अभी आपने गुफ्तगू के दौरान आपने रेंट लॉज की बात की। रेंट लॉज में जो सबसे बड़ी खराबी मेरी अकल से में आती है, ये जो 1908 का आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये रेंट लॉज पे एप्लीकेबल नहीं हो। ये उसमें यह है कि एक एग्रीमेंट आप करेंगे 11 महीने से ज़्यादा का अगर है तो कंपलसरी रजिस्टर। अगर इस क्लॉज को हटा देंगे साहब, रेंट लॉज पे ये रजिस्ट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। एक दफ़ा आपने मकान किराए पे दे दिया, मैंने ले लिया। जैसा बहुत बात हुई, आपसे बहुत कुछ करने को था, प्लीज़ डोंट माइंड कीजिएगा। जो मैंने कहा वो आवाम के जज्बात को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, हमारी फ्रस्ट्रेशन को। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, हम लोग बहुत तकलीफ़ में हैं, हमें रिलीफ चाहिए, इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं। आई होप कि इन बातों से चीफ जस्टिस साहब पे कोई असर होगा, कुछ तब्दीली आएगी। नाज़रीन, स्लो लीगल सिस्टम एंड इन्वेस्टमेंट में बात हुई। हमारा कंसर्न है इन्वेस्टमेंट, हमारा कंसर्न है यहाँ एम्प्लॉयमेंट, हमारा कंसर्न है यहाँ के लोगों को रिलीफ देना। इस मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, और गुर्बत की एक बहुत बड़ी वजह जो बताई जाती है वो ये है लीगल सिस्टम का बहुत स्लो होना। लीगल सिस्टम कम्प्लीटली आउटडेटेड है। CPC 1908 चल रहा है, जो कि इंग्लैंड में भी बहुत ज़माने पहले ख़त्म हो गया। नाइजीरिया जैसे गरीब मुल्क जो आज़ाद हुआ 60s में, उसने ये सारे कानून को हटा के वो एक बेहतर निज़ाम ले आए। वो 2-4 दिनों में 5 दिनों में फैसले करते हैं। और इसी तरह आप UAE को देख लें, जहाँ पे वहाँ भी अंग्रेज़ी लॉ था, उसको उन्होंने रिप्लेस किया, बेहतर किया, बहरीन को किया। इसी तरह अमेरिका में आप जाएँ तो देखिए कि प्रॉपर्टी राइट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई सोचता भी नहीं कि किसी के प्रॉपर्टी पे कब्जा करे। और इस वजह से बैंक जो बड़े आसानी से लैंड करते हैं, दवा के घर बनते हैं, लोग हाई क्वालिटी अब घरों में रह रहे हैं। और जब कोई आदमी डिफ़ॉल्ट करता है उसको निकाल दिया जाता है और फ़ौरन रिपोजेशन हो जाती है। ये सारा जो हमारा इकोनॉमिक साइकिल है वो स्लो डाउन हो गया है, रुक गया है इस जुडिशियल सिस्टम की वजह से। इसको तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ हर लीडर का ये टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। ये जब ये ठीक हो जाएगा तो बाकी बहुत सारी चीज़ खुद ही ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। खुदा।